जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, गोयला क्लासेस की तरफ से एक फाउंडेशन कोर्स शुरू किया गया है, जिसमें हमारा प्रयास है कि हम आपको जो एनसीईआरटी का जो डेटा है वो आप तक पहुंचाएं आसान शब्दों में। तो पॉलिटी का ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, आप उसे देख सकते हैं, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि लोकतंत्र क्या है। अब हम आज देखेंगे कि अब एक नया प्रश्न उठता है कि लोकतंत्र क्यों, वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जिसने मेरा प्रीवियस जो लेक्चर है वो नहीं देखा है, वो पहले उस प्रीवियस लेक्चर को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जिस तरह से जो मैडम थी कल की क्लास में, जो एनसीईआरटी में आपको बता रखा है, जो मैंने आपको बताया था डायलेक्टिकल मेथड से पढ़ाया जा रहा है, तो जब बच्चों को ये समझा दिया गया कि लोकतंत्र क्या है, फिर बच्चों के मन में काफी प्रश्न उत्पन्न होते हैं। अब देखते हैं वो क्या प्रश्न है। कि यहां पर एक हमें दिखता है कि एक आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है, एक बहस छिड़ जाती है कि जो लोकतंत्र है, जितना हम समझ पाए हैं तो उस हिसाब से तो सब कुछ सही होना चाहिए, परंतु बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास काफी समय से लोकतंत्र है, फिर भी वहां पर समस्याएं क्यों हैं। आइए देखते हैं। तो इस तरह की एक बहस छिड़ जाती है विद्यार्थियों के बीच। तो आइए देखते हैं, यहां पर एक योलांडा है, एक नाम है ये क्या कहती हैं, आइए देखते हैं। वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और जहां तक ये है कि पूरी दुनिया में आज हर कोई लोकतंत्र चाहता है। अब ऐसा है, इसमें आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर ये लोकतंत्र इतना प्रसिद्ध है और हर देश, विश्व का हर देश लोकतंत्र को चाहता है, तो फिर कहीं ना कहीं इसमें बहस क्यों? क्योंकि ये तो इतना अच्छा है, अगर सभी देश इसे चाहते हैं तो इसमें हम बहस क्यों कर रहे हैं कि लोकतंत्र अच्छा है या बुरा है। इससे तो एक ही चीज प्रतीत होती है कि लोकतंत्र अच्छा है। आगे देखते हैं। तो यहीं पर एक तांगकिनी है जो कहती हैं, बट मैडम ने कहा है कि जो भी चीज प्रसिद्ध होती है उसका ये मतलब नहीं होता है कि वो सच में कारगर है। जैसे कि कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि मैडम, जैसे बच्चे बच्चे कह रहे थे कि जो अब्राहम लिंकन वाली जो परिभाषा थी, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल वाली, तो वो तो प्रसिद्ध है हर जगह, तो वही है। तो लोकतंत्र को हम ज्यादा परिभाषित क्यों करें, उसमें नई नई विशेषताएं क्यों ढूंढें। तो वहीं पर मैडम ने जवाब दिया था कि जो चीज प्रसिद्ध होती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें कारगर होती हैं। तो यहीं पर ये बात उठा रही है तांगकिनी, जब ये मुद्दा उठा कि लोकतंत्र में तो बहस करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये विश्व का हर देश इसको अपनाना चाहता है। तो यहीं पर ये बताया गया है कि जो चीज प्रसिद्ध है जरूरी नहीं है वो कारगर है। आगे देखते हैं। अब हमें आगे क्या दिखता है। तो यहाँ पर जो जेनी है वो कहती है, जो स्टूडेंट है, हाँ यह वास्तव में गलत रास्ता है। क्या है? हमारे देश में लोकतंत्र लाया गया, 7 दशकों से लोकतंत्र है, और बहुत कुछ है देश में गरीबी। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि हमारे देश में, एक विद्यार्थी कह रही है कि हमारे देश में लोकतंत्र कब से लाया गया है, परंतु पिछले 70 वर्षों से हमारे देश की जो गरीबी है वो अभी तक दूर नहीं हुई है। अर्थात अगर ये लोकतंत्र इतना प्रसिद्ध है, इतना प्रचलित है, तो इसके होने के बावजूद भी ये जो 7 दशक हैं, ये 70 वर्ष हैं, इसमें गरीबी क्यों दूर नहीं हुई हमारे देश की, ये पूछा जा रहा है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि क्या प्रश्न उठाया जा रहा है, जो बहुत तर्कपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते हैं। एक रिब्यांग है, बट व्हाट हैज डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट। यानी कि यहाँ पर जो दूसरे विद्यार्थी है रिब्यांग, वो कह रहे हैं कि इसमें जो गरीबी वाला मुद्दा है, इसमें लोकतंत्र को क्यों घसीटा जा रहा है। क्या जब गरीबी उत्पन्न हुई, क्या वो लोकतंत्र ने उत्पन्न करी? तो ये मुद्दा उठाया जा रहा है। डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक, और डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी। मतलब ऐसे पूछा जा रहा है कि ये पूछ रहे हैं कि क्या लोकतंत्र की वजह से गरीबी हुई है, या गरीबी होते हुए लोकतंत्र अपनाया गया है तब भी गरीबी है। तो इस तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं रिब्यांग द्वारा। तो यहां पर जेनी जो है, जेनी कहती है, वट एवर हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस। चाहे कुछ भी है, गरीबी तो है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि लोकतंत्र की वजह से गरीबी होती है, या लोकतंत्र इतना कारगर नहीं है कि वो गरीबी को हटा रहा है।
ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो ये है कि गरीबी तो है। आगे देखते हैं, द पॉइंट इज दैट दिस कांट बी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि यहां पर जो मुख्य बिंदु है इसका वो ये है कि ये लोकतंत्र सही नहीं है। अगर ये सही होता तो गरीबी नहीं पाई जाती जिस देश ने लोकतंत्र को अपनाया हुआ होता, राइट। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट chaos, इंस्टेबिलिटी, करप्शन, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि लोकतंत्र जहां भी है, जिन जिन देशों में है, वहां पर देखा जाता है कि वहां पर भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है, लोग वहां पर ज्यादा अपने हित के लिए सोचते हैं, देश के या जनता के लिए नहीं सोचते हैं, अराजकता होती है, वहां पर लोग पाखंडी होते हैं। इस तरह से ये बात उठाई जा रही है जैनी के द्वारा। हु केयर्स फॉर द कंट्री, यानी कि डेमोक्रेसी में कोई भी आदमी अपने देश के लिए या अपने देश के हित में कोई भी कार्य नहीं करता। यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो पॉलिटिशियन है, खासकर आप देखते होंगे न्यूज जब आप देखते हैं तो वहां पर आपको दिखता होगा कि किस तरह से जो मिनिस्टर्स होते हैं ये आपस में लड़ते हैं, राइट। ये भारत की ही कहानी नहीं है, ये हर देश की कहानी है जहां पर हमें लोकतंत्र दिखता है, जहां पर हमें संसद या कांग्रेस दिखती है, राइट। आगे देखते हैं, अब यहीं पर है पाइमन साहब क्या कह रहे हैं, ये भी स्टूडेंट है। सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड, यानी कि अगर ये लोकतंत्र खराब है जो 70 वर्षों से गरीबी को नहीं हटा पा रहा है, या जहां पर इतना भ्रष्टाचार है, पाखंड है, तो इसके बदले हम क्या लाएं। गो बैक टू द ब्रिटिश रूल, इनवाइट सम किंग्स टू रूल दिस कंट्री, यानी कि हम फिर से उसी समय पे चला जाए जब हमारे ऊपर कोई अन्य देश शासन करता था। जैसे अगर मैं भारत का आधार लूं तो भारत में शासन किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने, भारत एक कॉलोनी था। तो क्या दोबारा से किसी देश को बुला दिया जाए या किसी राजा को बुला दिया जाए कि वो हम पे शासन करे, क्योंकि लोकतंत्र में तो इतनी खराबी है। आगे देखते हैं, तो यहां पर एक रोज है, वो क्या कह रहे हैं, आई डोंट नो, आई थिंक व्हाट दिस कंट्री नीड इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, यानी कि रोज यहां पर टिप्पणी दे रहे हैं, मुझे नहीं पता, परंतु हमारा जो देश है वहां पर हमें कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, एक ऐसा लीडर जो अच्छी तरह लीड कर पाए। समवन हु डज नॉट हैव टू बॉदर अबाउट इलेक्शन एंड पार्लियामेंट, यानी कि उसको ये चिंता ना हो कि इलेक्शन नजदीक है, उसको ये चिंता ना हो कि पार्लियामेंट में जवाबदेही देनी पड़ेगी, वो बस एक ही बात समझे, वो लीडर ऐसा होना चाहिए जो केवल देश के हित के लिए काम करे, यानी कि उसको इतना शक्तिशाली बना दिया जाए कि वो देश के हित के लिए काम करे। जैसे कि इसको ऐसे समझ सकते हैं, भारत में आप जानते ही हैं कि हमें क्या दिखता है, जैसे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए सरकार आती है, 5 वर्षों के लिए, आप सभी जानते हैं, और सरकार जब 1 वर्ष रह जाता है सरकार का चुनाव के लिए, जैसे वर्तमान में ये 2023 चल रहा है और आप सभी जानते हैं 2024 में लोकसभा के चुनाव है, तो हमें दिख रहा है कि केंद्र सरकार जनता के लिए काफी काम कर रही है, नौकरियां ला रही है, सब्सिडीज बढ़ाई जा रही हैं, जैसे आप सिलेंडर में देख रहे होंगे 200 रुपए कम कर दिए गए हैं। तो यहां से हमें क्या दिखता है कि सरकार को अब चिंता है, चुनाव आने वाले हैं और अपनी जो सरकार बनाने की जो उनका प्रयास है उसके लिए वो जनता के लिए काम कर रहे हैं, और जब वो चुन लिए जाते हैं तो हमें दिखता है कि प्रथम के 2-3 वर्ष तो वो जनता के लिए कुछ करते ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी सत्य है, ये लोकतंत्र की कमी है। तो इसमें ये इसीलिए जो रोज हैं वो कह रहे हैं कि हमें ऐसी या ऐसा लीडर चाहिए जिसको ये इलेक्शन की कोई चिंता ना हो, जो निष्पक्ष होकर काम करे और जिसको इतना शक्तिशाली बना दिया जाए कि वो जनता के हित में कार्य करे। आगे देखते हैं, इसी में से कोई शोर मचाता है, समवन शाउटेड, वो कहता है ये एक तानाशाही है, ये डिक्टेटरशिप है जिसकी तुम बात कर रहे हो। अगर किसी शासक को पूरी शक्ति दे दी जाए तो वहां से डिक्टेटरशिप आएगी, और दुनिया में कितने ऐसे मुल्क हैं जहां पर डिक्टेटरशिप ने ज्यादा शोषण किया है अगर उसकी तुलना की जाए लोकतंत्र से। उदाहरण आपका जर्मनी, हिटलर में आप जानते हैं, यहां पर आप देख पा रहे होंगे हिटलर की फोटो, तो यहां पर आपने देखा ही था ज्यूज का क्या हाल किया था, कितना शोषण हुआ था। तो यहां पर जो हुई है, व्हाट इफ दैट पर्सन स्टार्ट्स यूजिंग ऑल दिस पावर फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, व्हाट इफ ही इज करप्ट हिमसेल्फ, यानी कि अगर वो व्यक्ति जिसको ये पूरी शक्ति देने की बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए सोचे, जनता के लिए ना सोचे, फिर क्या होगा। अब तो उसके पास पूरी शक्ति है, जैसे हिटलर का आप देख सकते हैं, ज्यूज को कितना इसने प्रताड़ित किया था, और
अगर वो भ्रष्टाचारी हो गया, अगर वो लालची हो गया, फिर क्या होगा? रोज, आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर। इसी में जो रोज जो अपना तर्क देती है, जिसने ये प्रश्न उठाया था कि किसी व्यक्ति को इतना शक्तिशाली बना दो, तो उसका कहीं ना कहीं उसको तर्क दिया था किसने? होई ने उसकी बात को काटा था। वहीं पर रोज इसमें क्या कह रही है कि मैं उस आदमी की बात कर रही हूं जो कहीं ना कहीं ईमानदार हो, जो बेईमान ना हो। आगे देखते हैं, तो यहीं पर होई कहता है, बट दैट इज नॉट फेयर, ये सही बात नहीं है। यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद एन आइडल डिक्टेटरशिप, यानी कि तुम जिस देश में रहती हो वहां पर आपको लोकतंत्र दिख रहा है, जो वास्तविकता में आपको दिख रहा है लोकतंत्र, जिस तंत्र में आप रह रही हैं, जिस देश में आप रह रही हैं, जिस सिस्टम में आप रह रही हैं, और आप इसकी तुलना कर रही हैं एक परिकल्पना से कि एक ऐसा राजा होगा जो बहुत ईमानदार होगा, जिसके पास पूरी शक्ति होगी। तो ये जो तुलना है वो तुलना सही नहीं है, क्योंकि तुलना बराबरी की होती है। अगर आप जो लोकतंत्र है, जो वास्तविकता में है, उसकी तुलना किसी ऐसे तंत्र से करिए जो किसी अन्य देश में वास्तविकता में है। अब आप एक वास्तविकता की तुलना किसी परिकल्पना से कर रहे हैं तो गलत है, उसकी तो तुलना होती ही नहीं है। इसमें कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, अगर कंपेयर करना है तो आइडल की आइडल से करना है और रियल का रियल से, यानी कि जो वास्तविकता है उसकी वास्तविकता से तुलना करिए और जो परिकल्पना है उसकी परिकल्पना से तुलना कीजिए। ये बात उठाई जा रही है, बहुत बढ़िया बात उठाई जा रही है। देखिए, ये पढ़ के हमारी मीन्स राइटिंग अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, तभी तो इसको फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है, राइट। यहां पर कह रहे हैं, हुई गो एंड चेक रिकॉर्ड्स ऑफ डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ। आप जाके देखिए, जैसे हिटलर का एक उदाहरण मैंने दिया आपको कि उनका देखिए वो लोग कैसे काम करते थे। वो डिक्टेटर थे, उनके पास पूरी पावर थी, तो उन्होंने कितना शोषण किया लोगों का। दे आर मोस्ट करप्ट, सेल्फिश एंड ब्रूटल। वो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी थे, क्रूर थे, इस तरह की बात उठाई गई है। इट इज जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस एंड व्हाट इज वर्स यू कांट इवन गेट रिड ऑफ देम। यानी कि जो ये लोग करते हैं, जो तानाशाह करते हैं, वो हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो बाहर ही नहीं आ पाता है, क्योंकि मीडिया भी उनके कंट्रोल में रहता है। और आपको वो तभी पता चलेगा जब आप वहां रहोगे, और जब आप रहोगे तो आप उस चीज से बाहर फिर कभी नहीं आ पाओगे, अगर आप किसी तानाशाह वाले तंत्र में फंस गए। ये बात उठा रहे हैं कौन? हुई। मतलब हुई कहीं ना कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि लोकतंत्र बहुत अच्छा है, परंतु ये जरूर कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप से तो अच्छा ही है क्या? डेमोक्रेसी। अब यहां पर हमारी मैडम पिक्चर में आएंगी, जो वहां क्लास टीचर है। अब वो क्या कहती हैं? मैडम वॉज लिसनिंग टू दिस डिस्कशन विथ इंटरेस्ट। अब वो देख रही है जो बच्चों के बीच जितने भी हमने अभी प्रश्न देखे, तो हमें दिख रहा है कि जो बच्चे हैं क्लास के, वो आपस में तर्कपूर्ण बातें कर रहे हैं, एक बहस हो रही है तर्कपूर्ण वाली। तो यहां पर हम देखेंगे मैडम देखती है, काफी खुश होती है कि डिस्कशन को सुनती है, और यहां पर हमें दिखेगा, आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर आर्ग्यूइंग सो पैशनेटली। यानी कि बड़े जोश से जो तर्कपूर्ण बातें कर रहे हैं, वो बड़ी खुश हो रही है, क्योंकि बातें ही ऐसी तर्कपूर्ण है। अगर आपने देखा, जितना हमने एनालाइज किया, आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर्ग्यूइंग सो पैशनेटली, आई डोंट नो हु इज राइट और एंड हु इज रॉन्ग। वो कहती है, मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है। जो बातें लोकतंत्र की कर रहा है, मुझे नहीं पता वो सही है। जो अगेंस्ट डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, मुझे नहीं पता वो सही है। That is for you to settle, but I did feel that you all wanted to speak your mind. यानी कि मुझे ये तो नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप सभी बच्चे अपने अपने जो आपके माइंड में है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। You have felt very bad if someone tried to stop you, or if someone punished you, or saying that you felt you would be able to do that country is not democratic. Is that good argument for democracy? मतलब मैडम कह रही है बच्चों से कि भैया ऐसा है, आपको अगर कोई रोकता है, कोई टोकता है, तो वो आपको अच्छा नहीं लगता है। आप चाहते हैं कि रोक टोक ना हो, तो वो सिस्टम अच्छा है। ये प्रश्न उठाया जा रहा है मैडम की तरफ से। आगे देखते हैं, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। दिस कन्वर्सेशन हैज मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। लेट अस गो ओवर सम ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट्स। यानी कि जो नीचे आपको ये रेडियो बटन 1, रेडियो बटन 2 दिखेगा, इस तरह के हमें जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो तर्क है, ये हमें दिखेगा। हम डिस्कस करने वाले हैं अभी नीचे जो 2 रेडियो बटन है, कि इस आधार पे लोकतंत्र को परिभाषित किया जा सकता है, जाता है ज्यादातर, चाहे वो नकारात्मक है या सकारात्मक है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी
दिस लीड टू इंस्टेबिलिटी, यानी कि अब इसे भारत के हिसाब से हम देखते हैं। भारत में आप जानते हैं जो लीडर्स होते हैं, जैसे जो चुनाव के द्वारा जो सरकार आती है, अब गठबंधन वाली सरकार आप लेके चलिए, क्योंकि 2014 से पहले की बात हम लेके चलते हैं, क्योंकि 2014 से तो हमें ये दिख रहा है कि बहुमत में ही सरकार आ रही है। अगर गठबंधन वाली सरकार होती थी तो आप देखिए, जब भी गठबंधन सरकार बनती थी तो वहां पर कभी भी परिवर्तन हो जाता था। कभी कोई कुछ बन जाता था, कभी कोई कुछ बन जाता था, कभी किसी को कोई मिनिस्ट्री दे दी जा रही है, कभी किसी को कुछ मिनिस्ट्री दे दी जा रही है, और कभी सरकारी भंग हो जा रही है। तो इस वजह से क्या होता था, एक इंस्टेबिलिटी आ जाती है, यानी कि एक निरंतरता जो होती है वो बिल्कुल नहीं दिखती है। उसकी वजह से क्या होता है, अराजकता आती है। तो ये बात तो सही है। दूसरा है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। यहां पर यह बात उठाई जा रही है कि देखिए, एक होता है गवर्नमेंट, यहां पर मैं लिख देता हूं, एक होता है गवर्नमेंट और एक होता है गवर्नेंस। गवर्नमेंट मतलब सरकार और गवर्नेंस मतलब सुशासन। ज्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है, सरकार बनाने में, ना कि सुशासन करने में। ज्यादा ध्यान किस में दिया जा रहा है, गवर्नमेंट बनाने में, ना कि गवर्नेंस में ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और समाज का विकास तभी होगा जब गवर्नेंस प्रॉपर की जाएगी। तो क्या कहा जा रहा है यहां पर कहा जा रहा है, जो आपका सेकंड पॉइंट है वहां पर कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर होते हैं, जो पार्टीज होती हैं, वो आपस में उनको एक ही मतलब होता है कि सरकार बनानी है। जैसे कि आप वर्तमान में देखिए 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, जितने भी विपक्ष हैं, बीजेपी के जितने भी विपक्ष के हैं, जितने भी अपोजिशन राजनीतिक दल हैं, वो सब एक हो रहे हैं इंडिया के नाम से। उनका एक ही मकसद है, बीजेपी को हराएं। तो इस तरह की कुछ कमियां हमें यहां पर दिखती है। ज्यादा ध्यान किस पे है, सीट में बैठने का, सरकार बनाने का, चाहे उसके लिए वो नैतिकता का उस पर आधार हो या ना हो, कुछ भी करना है, परंतु सरकार में सरकार बनानी है। तो ये भी इसका एक कहीं ना कहीं नकारात्मक पहलू है। आगे देखते हैं। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले, यानी कि इसमें कहा जा रहा है, जैसे लोकतंत्र में कानून कैसे बनता है। अगर मैं केंद्र की बात करूं, कोई विधेयक लोकसभा में आएगा तो लोकसभा का अपना एक लगभग 545 लोग हैं, वो उस विधेयक को समझेंगे, उस हिसाब से वोटिंग होगी। उसके पश्चात वो जाएगा कहाँ, राज्यसभा पे। राज्यसभा में आपके लगभग 245 के आसपास लोग हैं, वो भी उसमें उन बातों को समझेंगे। इस तरह से क्या है, जब वो भी समझ जाएंगे तब जाके वो पारित होगा। अंत में वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। तो आप देख रहे होंगे कि एक नियम बनने में या एक कानून बनने में कितना समय लगता है, और उसकी वजह से क्या होता है, कार्य होने में, जो कार्य जल्दी होना था वो कार्य काफी देर से होता है। तो डिले वाला कॉन्सेप्ट आता है इस लोकतंत्र में। आगे देखते हैं। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। होता क्या है, जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, देखिए आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैं लोकसभा के चुनाव बोलूं, तो लोकसभा के चुनाव के लिए आपको नागरिक होना चाहिए, आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। इस तरह की कुछ योग्यताएं रखी हैं, यानी कि इसमें कोई ऐसी योग्यता नहीं है कि आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, और उस आधार पे आप चुनाव लड़ सकते हैं, और आपका कहीं वर्चस्व है, आप बाहुबली हैं अपने क्षेत्र के, तो आप चुनाव जीत जाते हैं। फिर देखिए, असल में आपको नहीं पता होता है कि आपको करना क्या है। इस वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि निर्णय जो होते हैं वो गलत ले लिए जाते हैं। क्योंकि निर्णय सही लेने के लिए भी एक तजुर्बा चाहिए होता है। तो यहां पर ये दिक्कत है। आगे देखते हैं। डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। अब कहीं ना कहीं जो इसमें भ्रष्टाचार, करप्शन बहुत आता है। कैसे, जैसे चुनाव के दौरान आप जानते हैं कि पैसा चलता है। जो गरीब व्यक्ति है उसको एक लालच दिया जाता है कि तुम अगर इस पार्टी में वोट दोगे या इस पार्टी का जो लोगो है वहां पर बटन दबाओगे तो आपको पर वोट का 500 रुपए दिया जाएगा। और ये जो पैसे दिए जाते हैं ये सारा काला धन होता है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये चुनाव कहीं ना कहीं क्या लाता है, जो काला धन होता है उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है और वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, अब मानते मेरे पास काला धन है, मैंने तो सभी लोगों को 2000 रुपए दे दिए, मानते हैं, या 500 रुपए दे दिए। अब मैं मान लीजिए मैं ही मजदूर आदमी हूं, मैंने वो 500 रुपए लिए और अपने अकाउंट में डाल दिया, तो कोई चेक नहीं करने वाला। अब वो अकाउंट में आ गया तो सिस्टम में आ गया, तो वही जो ब्लैक मनी था वो व्हाइट मनी हो गया। तो ये भी एक भ्रष्टाचार है। और
आखिरी क्या है इसका, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। क्योंकि जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनको कहाँ पता है कि लोकतंत्र क्या होता है। प्लाटो ने लोकतंत्र की अगर कमियां बताई थी तो क्या कमियां बताई थी, इस तरह से वोट क्या होता है, इस तरह की बातें जो आम नागरिक को कहाँ जानता है, और वो आइडियोलॉजी भी नहीं जानता है कि सरकार कैसे काम करती क्या है। तो इस वजह से क्या होता है, लोग गलत निर्णय वोटिंग द्वारा दे देते हैं, क्योंकि उतने योग्य नहीं होते हैं कि किसको पार्टी में लाना है, किसकी सरकार बनानी है, किसकी नहीं बनानी है। तो ये कुछ कमियां हैं। आगे देखते हैं, आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ, यानी कि जितने भी हमने अभी आर्ग्यूमेंट्स देखे, जो तर्क देखे, क्या इसके अलावा भी कोई और तर्क है। विच ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट्स अप्लाइड मेनली टू डेमोक्रेसी, इनमें से जितने भी तर्क हैं, ये इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। हालांकि सारे ही तर्क जो हमने डिस्कस करे वो लोकतंत्र से ही जुड़े हुए हैं। Which of this can apply to the misuse of form of government, यानी कि इनमें से कौन से जो तर्क हैं जो कहीं ना कहीं सरकार को मतलब मिसयूज कर सकते हैं, मतलब मिसयूज किया जा सकता है इसका सरकार बनाने के लिए। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि 500-500 रुपए दे दिए जाते हैं, और उससे होता क्या है, वो मिसयूज, वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से सरकार बना दी जाती है। विच ऑफ दिस डू यू एग्री विद, यानी कि बच्चों से पूछा जा रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक है तो इसमें बच्चों से ही पूछा जा रहा है। ये आपके एग्जाम वाइज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में आपसे इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, बस ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, क्योंकि जितने भी हमने तर्क अभी देखे तो तर्क में आपको समझ में आया होगा कि कहीं ना कहीं बात तो सही है। जितनी भी हमने देखा उदाहरण कि जो करप्शन होता है, ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाता है, जो जनता है उसको खुद नहीं पता है कि असल में ये लोकतंत्र है क्या, सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, इसीलिए उन्हें पता ही नहीं हो कर क्या रहे। तो जितनी भी हमने बात करी वो आपने देखा कहीं ना कहीं सही है। तो यहां पर एक बात की जा रही है, ये साफ है कि जो लोकतंत्र है वो कोई जादू नहीं है कि वो सभी समस्याओं का हल दे देगा। इट विल गिव अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? It has not ended poverty in our country and in other part of the world. Yeah, it is true that it has not ended the poverty in the world. ये बात सत्य है कि गरीबी को इसने अंत नहीं किया है। Democracy as a form of government only ensure that people take their own decision. यानी कि डेमोक्रेसी एक वादा जरूर करती है कि उस देश में जो भी हो रहा है वो उसी देश के देशवासियों ने किया है। क्योंकि लोकतंत्र चलता कैसा है, लोकतंत्र चलता है वहीं के लोगों के द्वारा, वहीं के लोगों का चुनाव होता है। चुनाव भी फेयर होना चाहिए, उनके वोट का, सभी के वोट का वैल्यू एक ही होना चाहिए। उसके बाद एक निर्वाचित होते हैं, उसी के बाद वो सरकार बनाते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं, यानी कि वही लोगों से निकले हैं और वही लोगों का काम कर रहे हैं। अगर उस देश का विकास नहीं हो रहा है जिस देश में लोकतंत्र है, तो जिम्मेदार वहीं के लोग हैं। ये लोकतंत्र आपको आश्वासन देता है, राइट? दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड, पीपल कैन मेक मिस्टेक्स। क्योंकि लोकतंत्र ये गारंटी नहीं देगा कि जो भी फैसले लिए जाएंगे वो सही होंगे, क्योंकि फैसले तो लोगों के द्वारा लिए जा रहे हैं। अब लोग इतने सक्षम नहीं हैं, अगर वो सही फैसले लेते हैं तो वो फैसले सही कैसे होंगे, राइट? Involving the people in this decision does not delay in decision making. It is also true that democracy lead to frequent changes. जो भी हमने अभी आप पहले पढ़ा था कि इसमें डिले होता है क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी इसमें प्रक्रिया है। जैसे कि आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा, इस तरह से राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर करेंगे, तब जाकर कोई विधेयक क्या बनता है, एक अधिनियम, एक बिल क्या बनता है, एक एक्ट। और इसमें जो लीडरशिप है उसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं, ये बात भी सत्य है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो भी बड़े बड़े फैसले होते हैं जो सरकार लेती है राज्य के हित में, वो कहीं ना कहीं नहीं ले पाती है, राइट? तो ये आर्ग्यूमेंट वाली बात हमने देख ली है। अब देखेंगे आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, जो हम देख रहे थे। चाइना में एक बार फेमाइन आया था 1958-61 में, और ये फेमाइन इतना भयानक था, ये जो अकाल था इतना भयानक था कि इसमें लगभग आप देखेंगे कि काफी लोगों की मृत्यु होती है। मतलब ऐसा, इसमें देखिए 3 करोड़ पीपल, यानी कि 3 करोड़ लोग इसमें मर गए, और सर अकाल कभी आया ही नहीं चाइना में। और यहां पर देखा गया कि सरकार कुछ नहीं कर पाई। और इस समय ये कहा जाता है, चाहे आपको मैंने कल वाली क्लास में पढ़ाया है कि चाइना में हम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कहते हैं, क्योंकि कल हमने देखा था कि वहां पर जो भी चुनाव में खड़ा होगा वो एक कम्युनिस्ट पार्टी से ही अप्रूवल लेगा, या उसकी जो सहयोगी पार्टी है उनसे अप्रूवल लेगा, तभी वो व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है।
परंतु चुनाव तो होते हैं, लोकतंत्र तो वहां दिखता है। परंतु लोकतंत्र होते हुए भी जब वहां इतना बड़ा अकाल आया तो लोग के लिए सरकार कुछ नहीं कर पाई, जो बचे हुए लोग थे। इस अकाल की वजह से 3 करोड़ लोग मर गए। तो यहीं पर हम देखेंगे कि यह कहा जा रहा है कि लोकतंत्र ऐसे बचाता नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र ये आश्वासन, ये आपको प्रॉमिस करता है, ये वादा करता है कि आप ही के लोग होंगे जो फैसले लेंगे। तो यानी कि उस समय वहां के जो चाइना के जो लोग थे, जो सरकार में बैठे थे, वो कुछ नहीं कर पाए, फैसला उनका गलत था। इस वजह से क्या हुआ, 3 करोड़ लोग मरे। तो यहीं पर यह बात बताई गई है, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ी फिलोसफिकल बातें करती है, इसीलिए यहाँ पर इस तरह की बातें हमें करनी है। तभी मैंने कहा था कि एनसीईआरटी पढ़ के आपकी मेंस राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। बेसिक तो अच्छे होते ही हैं, राइट। तो यहां पर हम देखेंगे, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर ये बताया जा रहा है कि चाइना में क्या है कि इलेक्शंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, राइट, वो हमने देख लिया है, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। तो यहां पर हम देखेंगे कि अब जैसे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है कि मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल नीड्स, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। इफ द रूलर डोंट वांट, they don't have to act according to the wishes of the people। यानी कि यहां पर कहा जा रहा है कि जो नॉन गवर्नमेंट सिस्टम होता है, माफ कीजिएगा, नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है, वहां पर आप देखिएगा कि ऐसा नहीं कि वहां पर लोग बुरे ही होते हैं। वहां के लोग, वहां की जो जनता होती है वो भूखी मरती है, होता है कभी वहां की जनता भी खुश रहती है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं नॉर्थ कोरिया की बात करूं तो वहां पर आपको पता है वो डेमोक्रेसी हमें नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर एक तानाशाही हमें दिखती है। तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब है तानाशाही। और वहां पर आप देखिएगा जो किंग जोंग यूंग है, उनकी जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं वहां हमें ऐसी अराजकता नहीं दिखती है। तो डिपेंड करता है कि आदमी कैसा है, जो रूलर है, जो शासक है, वो कैसा है, राइट। यहां पर ये बात उठाई जा रही है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भैया जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो हमेशा खराब होती है, परंतु कहीं ना कहीं नॉन डेमोक्रेटिक की तुलना अगर डेमोक्रेटिक से की जाए तो कहीं ना कहीं नॉन डेमोक्रेटिक ज्यादा भयानक होता है। उदाहरण एक हिटलर का भी हमने देखा है। और आगे देखते हैं, आर डेमोक्रेसी रिक्वायर्ड दैट द रूलर हैव टू अटेंड टू द नीड ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी को क्या चाहिए कि डेमोक्रेसी तब सही चलेगी जब जो शासन कर रहे हैं लोग वो बिल्कुल सही हो, समझदार हो, सक्षम हो सही फैसले लेने में। तो डेमोक्रेसी क्योंकि हक देती है आपको कि आपके पास ये हक है, आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप ही के लोग आपको रूल करेंगे और आप ही ने उन्हें चुना है, तो वो लोगों का सही होना बहुत जरूरी है, तभी डेमोक्रेसी बहुत अच्छा काम करती है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि एक तुलना आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से करिए, दूसरी नॉन डेमोक्रेटिक से करिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि भारत को आप लीजिए, भारत में आपको पता ही है कि जब बजट सत्र होता है तो सरकार जो होती है वो जवाबदेही होती है, क्योंकि विपक्ष में जो लोग बैठे हैं, जो जनता ने ही चुने हैं, वो उनसे उनकी नीतियों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, और जो सरकार होती है, जो सरकार के मंत्री होते हैं, वो जवाब देने के लिए बाध्य होते हैं। ये अकाउंटेबल है क्योंकि संविधान में दर्शाया गया है। तो यहां से हमें पता चलता है लोकतांत्रिक सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जवाबदेही होती है उसमें, और वहीं पर अगर नॉन डेमोक्रेटिक होगा तो वो जवाबदेही नहीं होगी। अब आप खुद बताइए कौन सी ज्यादा घातक है। चाहे विकास दोनों ही नहीं कर पा रही है, कभी कभी हमने देखा स्टार्टिंग में कि जो बच्ची है वो पूछ रही है, जो बालिका है स्कूल की, वो पूछ रही है कि 70 साल से हमारे वहाँ डेमोक्रेसी है परंतु गरीबी तो जा नहीं रही। ये बात सत्य है, परंतु ये भी तो सत्य है, अगर हम तुलना करते हैं तो जवाबदेही तो हमें लोकतांत्रिक सरकार में ही दिख रही है। इसीलिए हमें दिखता है कि विश्व में जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं उनका दबदबा फैलता जा रहा है। तो ये बात यहाँ पर उठाई जा रही है। तो देखिए, आइए यहां पर हम बात करते हैं कि गोयला क्लासेस की तरफ से जो एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स आपको दिया जा रहा है, जिसमें 2024 में आप जब अटेम्प्ट करेंगे तो इजीली आप इसे क्रैक कर पाए, अच्छे मीन्स लिख पाए, तो ये मात्र आपको दिया जा रहा है 2999 फिलहाल अभी। फिर ये एक्चुअल प्राइस इसका 5999 है, पर अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, जो मात्र आपको 2999 का पड़ेगा, जिसे आप लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और यहीं से मैं अपना ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूं, और मुझे उम्मीद है ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे, और पसंद आते हैं तब भी कमेंट करिए, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तब भी कमेंट करिए। हम आपके सुझावों का हमेशा स्वागत करते हैं। तो यहीं से अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।